चलें शुरू करें। कहां तक पहुंच गए थे वो बताओ। है बेटा, केल्विन साइकिल शुरू हो गया था। तो आज जो टॉपिक हमारा है डार्क रिएक्शन में वो है केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। शुरू तो इसे कल ही कर चुके थे हम। इसमें 3 मेजर स्टेजेस हमने बताई हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, सेकंड रिडक्शन स्टेप है, थर्ड रीजनरेशन स्टेप है। लेकिन यहीं पर मैंने ये भी आपको बोला था कि भाई कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन के बीच में एक एडिशनल स्टेप और मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन। सही है बात या नहीं? शुरू करते हैं साइकिल को। तो बोलते हैं कि भाई RuBP, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, उसमें ऐड होती है एटमॉस्फेरिक CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए। क्योंकि हम कहते हैं कि CO2 गैस फॉर्म में रिएक्ट ही नहीं करती, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में रिएक्ट करेगी। सही है? तो कार्बोनेट आयन जब यहां जुड़ेगा तो नंबर 1 स्टेप ये हो गया है, जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? और जब ये कार्बोक्सिलेशन होता है तो आप बताइए कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जिसको हमने बोला था कीटो एसिड, जो कि कितने कार्बन का था और एक कैसा कंपाउंड था? अनस्टेबल कंपाउंड था। सही है बात या नहीं? और यहां जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? देखो, जब हम रुबिस्को एंजाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई शुगर होती है राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। उसके लिए रुबिस्को एंजाइम काम करता है कार्बोक्सिलेशन का, किसका, या फिर ऑक्सीजनेशन का। तो एंजाइम का पूरा नाम हो जाता है राइबुलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। यहां कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि ये किसको ऐड होना, और ऑक्सीजिनेज की, तो ऑक्सीजिनेज मतलब होता है O2 का ऐड होना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि जब हम कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज की बात कर रहे हैं तो अभी हम क्या करवा रहे हैं? तो बोलो, अगर रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करवाता है तो केल्विन साइकिल चलता है। रुबिस्को एंजाइम अगर कार्बोक्सिलेशन करवाता है तो केल्विन साइकिल चलता है, और केल्विन साइकिल यहां रन हो रहा है। हाँ या ना? जब केल्विन साइकिल रन होगा तो सबसे पहले बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड कीटो एसिड, और ये फिर कीटो एसिड जो है वो आगे 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड PgA का फॉर्मेशन करता है। कल इसके बारे में बात हुई थी अपनी, और मैंने कहा था कि भाई टोटल नंबर बनने जितने भी PgA के, उसके हाफ नंबर रेडियो एक्टिव होंगे अगर CO2 में कार्बन रेडियो एक्टिव है तो। इफ द रेडियो एक्टिव कार्बन इज फाउंड इन द CO2, PgA फ्रॉम द टोटल आर रेडियो एक्टिव। ये कल बात हुई थी हमारी, याद है आपको? यहां तक मैं कल क्लियर कर चुका था आपको सबको। सही है? अब यहीं से शुरू करते हैं। तो RuBP में कार्बन कितने, CO2 में कार्बन कितने, कीटो एसिड कितने कार्बन का, लेकिन PgA में कार्बन, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सही है? अब बताओ कि जो 3PgA है कौन, वो बनाएगा, बोलो, 1,3 डाई PgA को। किसको बनाएगा? कितने कार्बन का कंपाउंड? और बताओ कि भाई 3PgA क्या बोलेंगे? 3PgA का मतलब है कि भाई थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है। अभी हो गया 1,3 डाई PgA, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट। कहां से आ गया? बोलो, 1 molecule of ATP converts into 1 molecule of, and this reaction is known as the phosphorylation. अब क्या, जैसे मैंने यहां क्या लिखा, बच्चे का डाउट पूछो क्या। बच्चा कहता है कि सर आपने कहा, जब हमें लाइट रिएक्शन पढ़ाई थी ना आपने, तो आपने बोला था कि फॉस्फोराइलेशन
एडीपी बन रहा था। एडीपी में फॉस्फेट जुड़कर एटीपी बन रहा था, सही है बात या नहीं? किस में जुड़कर? एडीपी में। क्या जुड़कर? क्या बन रहा था? एटीपी। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो फॉस्फेट जुड़कर जब एटीपी बन रहा था तो यहां फॉस्फेट किसमें जुड़ रहा है? तो फॉस्फोराइलेशन पीजीए का हो रहा है। एटीपी से तो फॉस्फेट, उसका तो डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फेट का जुड़ना, फॉस्फेट का निकलना, फॉस्फेट का जुड़ना, फॉस्फेट का निकलना, डीफॉस्फोराइलेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, पक्का? तो आप इसको ऐसे समझो कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं हम। सही है? तो आप बताएं कि यहां फॉस्फोराइलेशन तो हुआ है पीजीए का, और एटीपी का क्या हुआ है? डीफॉस्फोराइलेशन। अगर आपके पास 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 1,3 डाई पीजीए के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मतलब यहां आप 2 मॉलिक्यूल एटीपी तो आपके पास और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो, और अगर एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो रिडक्शन। तो अभी क्या हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बोलेंगे? कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरल्डेहाइड, दैट इज रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन में बोलो हाइड्रोजन लगेंगे, और हाइड्रोजन लाइट रिएक्शन में थे। आप बताओ NADPH2 कन्वर्ट्स इनटू NADP। सही है? तो NADPH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADPH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADP में। तो इसके हाइड्रोजन काम आ रहे हैं। तो ये नंबर 2 स्टेप हो गया, बोलो रिडक्शन स्टेप। क्या हो गया? और मैंने आपको कहा था कि कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन के बीच में मैं आपको क्या बताऊंगा, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है आपको। यस और नो? तो आप बताएंगे कि 1,3 पीजीए कन्वर्ट्स इनटू 3 पीजीएल। एल मींस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एसिड से बन रहा है तो हाइड्रोजन काम आएंगे, काम आएंगे तो स्टेप को हम रिडक्शन स्टेप बोलेंगे। रिडक्शन किसका? हाँ, NADPH2 से तो हाइड्रोजन निकल गए, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो रिडक्शन किसका हुआ? अब दूसरा जो डाउट आपका आएगा वो ये आएगा कि भाई 1,3 डाई पीजीए था और आपने बनाया 3 पीजीएल, तो फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट कहां है? फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट जो है वो यहां से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीएल बन रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 पीजीएल के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने? तो 2 में कार्बन। सही चल रहा है काम? चलो एक एडिशनल बात सुनो। हम केल्विन साइकिल में फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 टाइप के याद करने हैं। जैसे कि मैं कहूं कि भाई मोनोसैकेराइड्स, क्या बोलो? डाइसैकेराइड्स, बोलो ऑलिगोसैकेराइड्स, और बोलो पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे छोटे कौन? जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सही है बात या नहीं? अब मोनोसैकेराइड्स की जब हम बात करेंगे तो आप बताएंगे कि मोनोसैकेराइड में भी आगे अलग अलग टाइप है। 3 कार्बन की शुगर, 4 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन की शुगर, 6 कार्बन की शुगर, और 3 कार्बन की शुगर को ट्रायोज कहते हैं, 5 कार्बन की शुगर को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन की शुगर को पेंटोज कहते हैं, और 6 कार्बन की शुगर को हेक्सोज, और 7 कार्बन की शुगर को हेप्टोज। सही है? इनके भी आगे बोलो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके भी आगे क्या रहते हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन में 2 आइसोमर है, एल्डिहाइड और कीटोन में। बोलो ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन कौन है? हाँ, डाइहाइड्रोक्सी
एसीटोन, और दूसरा कौन? हाँ तो बोलो ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों डीएचए और जीएल, 3 कार्बन की शुगर। 4 कार्बन में बोलो जाइलुलोज और इरिथ्रोज। 5 कार्बन में बोलो राइबोज और राइबुलोज। 6 कार्बन में बोलो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और 7 कार्बन में बोलो हेप्टोज में सीडो हेप्टोलोज है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसको पढ़ना नहीं। आपको ये भी नहीं पढ़ना, ये भी आपको कहीं नहीं दिखना, लेकिन आपको ये पढ़ना है, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पीजीएएल डीएचएपी, पीजीएएल डीएचएपी, फोटोसिंथेसिस में वो, रेस्पिरेशन में भी, ये दोनों पता होने चाहिए कि जब जब जीएएल ग्लिसरल्डिहाइड लिखा हो तो आप बताइए 3 कार्बन का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है 3 कार्बन का, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी। 5 कार्बन में राइबोज, आरएनए और डीएनए की शुगर है, वो CO2। तो आप बताओ कि ऐसे देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जीएएल। जीएएल 3 कार्बन का सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है, इसका मतलब मैं इसको ट्रायोज लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? और इसके 3rd कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? इसके 3rd कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? तो बोलो ना कि ट्रायोज फॉस्फेट। और एनसीईआरटी ने पीजीएल लिखा ही नहीं, देखो आप एनसीईआरटी क्या लिख रही है? हाँ ट्रायोज फॉस्फेट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ जो पीजीएल बनता है, यहाँ जो डीएचए बनता है, उसको हम ट्रायोज फॉस्फेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रायोज फॉस्फेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रायोज फॉस्फेट। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? बात समझ में आई है आपको अच्छे से? बढ़ूं फिर मैं आगे? ट्रायोज फॉस्फेट एनसीईआरटी ने क्यों लिखा, समझ आया? एक पीजीएल में कार्बन कितने? 2 में कितने? वेरी गुड। जब 6 कार्बन है तो आप बताओगे कि यहां से एक मॉलिक्यूल RUMP बनेगा 5 कार्बन का, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, है ना? 5 कार्बन का RUMP, बोलो ऐसे। तो एक कार्बन यहां से बाहर निकल गया CH2O की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? CS2। अच्छा आज टेस्ट का असर दिख रहा है, ओके। कल टेस्ट है तुम्हारा? हाँ काफी सारे बच्चों में, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, कल टेस्ट है तो उनको लग रहा है कि आज प्लान फिजियो तो आनी नहीं। कोई बात नहीं, 13 वाले में देखते हैं। चलो CS2O 13 के बाद नेक्स्ट वीक में होगा आपका टेस्ट, है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस संडे हो रहा है। हाँ वो हो जाएगा 13 के साथ 20 को। ठीक है 20 वाले टेस्ट तक तो हो ही जाएगी फिजियोलॉजी, है ना? कंप्लीट। चलो तो 3 PgAl में कार्बन कितने? 3, सही है। और यहाँ कार्बन, तो इसका मतलब यहाँ एक क्या लग रहा है? और बताओ इस पूरे स्टेप को, पूरे प्रोसेस को यहां से यहां तक बोलेंगे री, ये बोलो नंबर रिलेशन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बच्चे, उसको हम बोल रहे हैं केल्विन साइकिल। क्या बोल रहे हैं? और आप बताइए कि जब हम केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं तो केल्विन साइकिल का मतलब ये हो गया कि यहाँ RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड जो है वो वापस वही बनेगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो आप इसको समझेंगे। अदनान कह रहा है कि, आशुतोष भी कह रहा है कि लैग हो रहा है। 1 मिनट बच्चे, है ना? उनको बुलाते हैं कि भाई लैग क्यों हो रहा है, इनका भी वीडियो। रूम नंबर 500।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लियर है आपको बात? एनसीईआरटी में देखो यहां से यहां तक का स्टेप जो है ना, इसको एनसीईआरटी ने क्या किया, यूं कर दिया, 3 PGA से 3 PGAL सीधा बना दिया, और इसी एक एरो के ऊपर उसने लिख दिया ATP प्लस NADPS2 कन्वर्ट्स इनटू ADP प्लस NADP, और मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पूछो क्यों? एनसीईआरटी पेज नंबर 217 पे आओ। 217 पे हेडिंग है रिडक्शन, नीचे थ्योरी में उसकी सेकंड लाइन लिख रही है द स्टेप्स इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction of the per CO2 molecule। मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उसके लिए 2 लगेंगे ATP और 2 लगेंगे और 2 ऊपर दिखाया है इसको। ठीक है, यहां तक बात आपको? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ तो सही तो है। इधर मेरे पास फुर्ती से आ। देखो एक तो चप्पल जूते उतार के बैठते हैं ये लोग, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं ये, डॉक्टर थोड़ी बनना है इनको। हाँ बता क्या समझ नहीं आया? देख, NADPH2 में क्या है? H है, इसमें H है, इसका मतलब इसका अच्छा मैंने निकाल लिया। किसको दे दिया? नहीं नहीं नहीं, इसको, इसको दिया तो ये बना। केमिस्ट्री पढ़ी है तूने बढ़िया से? एल्डिहाइड अगर एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस को? ये नहीं पता ना तेरे को? बेसिक सी बात है केमिस्ट्री की ये, नहीं? हाँ, अगर एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर एसिड से एल्डिहाइड बनता है तो रिडक्शन। सिंपल सी बात है ये। यहाँ पूरा नाम बोल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कल फुल फॉर्म लिखी थी मैंने सबकी, तो इसको बोल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक एसिड है, इसको बोल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। तो एसिड कन्वर्ट्स इनटू रिडक्शन, किसका? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन मैं कहां से लाऊं जोड़ने के लिए? NADPH2 से। तो इसके हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिए? 1,3-डाई-PGA को। तो क्या बन गया? अब इसके हाइड्रोजन इससे निकल के इसमें काम आ गए तो बचा क्या? इसका क्या करेगा? कहां पर? लाइट रिएक्शन में लास्ट में PS1 जो होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन FeS और FeD को थ्रू, FNR के थ्रू NADP को देके फिर से NADPH2 बना देता है। तो बार बार NADPH2 बन के आता रहेगा, वहां के हाइड्रोजन काम आएंगे, फिर से NADP बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ गए? ये हाइड्रोजन कहाँ गए? PGA में। बचा क्या तेरे पास? NADP कहाँ गया? लाइट रिएक्शन में। बता हाइड्रोजन कहाँ गए? PGA का क्या हुआ? क्या हुआ? पहले तो तू रिलैक्स हो, आराम से मस्त बिंदास। हाइड्रोजन किस में से निकले? किस में गए? PGA का क्या हुआ? हाइड्रोजन PGA में जुड़े तो PGA का क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ना है और निकलना। तो हाइड्रोजन किससे निकले? किस में जुड़े? PGA का क्या हुआ? रिडक्शन। अब ठीक आया। हाइड्रोजन कहां से निकले? किस में जुड़े? PGA का क्या हुआ? क्या बना? बचा क्या तेरे पास? इसका क्या करेगा? चल दोबारा बोल। NADPH2 कहां से बन के आए? लाइट रिएक्शन से। कहां से बन के आए? इनमें क्या प्रेजेंट था? किसने ले लिया? उसका क्या हुआ? क्या बना? बचा क्या? इसका क्या करेगा? फिर कैसे करेगा? क्या बना करके? NADPH2 बना करके क्या लेके आएगा? हाइड्रोजन। किसको देगा? क्या करवाएगा? क्या बनेगा? क्या बचेगा? उसका क्या करेगा? बस यही तो बात है छोटी सी।
चल चलो भाई आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ तो मैंने फॉस्फेट निकाला भी तो है यहाँ से, तो आगे भी मैंने कल भी तेरे को बात क्लियर करी थी, तो सो गया था उस टाइम पे, तो क्योंकि चश्मा लगा हुआ है, कल भी लगा हुआ था, तो मेरे को थोड़ी पता तेरी आंखें खुली हैं या बंद है। मैंने बहुत अच्छे से ये बात बोली थी कि भाई मैं री जनरेशन स्टेज या स्टेप बताता हूँ, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मल्टीपल रिएक्शंस के ग्रुप को हमने एक स्टेज या स्टेप बोला, ये एक रिएक्शन, इसका मतलब इसमें बहुत सारी रिएक्शन। अच्छा कितने बच्चों ने जाके कल केल्विन साइकिल सर्च किया था, ईमानदार से बताना, गूगल पे देखा था कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ केल्विन साइकिल, देखा था? बड़ा सारा प्रोसेस है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, है या नहीं है? तो इसको बताना आज। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि आपको 3 PgAl के दो मॉलिक्यूल हैं, एक में कार्बन कितने, 3। मैं बताऊं मास्टर प्रो 2.0 में आज मैं फोटो रेस्पिरेशन तक खत्म करके आ गया हूं, मतलब डार्क रिएक्शन कंप्लीट है। कल 15 मिनट के बाद मुझे क्या शुरू करना है, फैक्टर्स, और फैक्टर कल कंप्लीट करवा के मैं, और अगले दिन फिर मैं मतलब ट्यूसडे तक मैं रेस्पिरेशन पे आ जाऊंगा। तो स्पीड मेंटेन करवाना किसका काम है? हाँ तो ये बातें याद रखनी है आपको, कल भी मैंने कहा था कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन आर स्टेप्स, स्टेजेस, नोट रिएक्शंस। इनमें मल्टीपल रिएक्शंस, इनमें मल्टीपल रिएक्शन। अदनान नाम का बच्चा ऑनलाइन वो कह रहा है मैंने भी सर्च किया था। ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिनमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस, उन्हें हमें नहीं पढ़ना। इवन तेरे को तो ये बताना है कि 3 PgAl से क्या बनता है, और यहां रीजनरेशन में एक क्या लगता है। लेकिन मैंने तो ये बता दिया, पहले RUMP बनेगा फिर RUBP बनेगा, तब ATP यूज हो रहा है, ताकि मैं ATP का यूज आपको समझा सकूं। ठीक है? कितने कार्बन PgAl में, मॉलिक्यूल कितने, टोटल कार्बन 6 में से 5 का क्या बना, बचा कितना। अब ग्लूकोज बनाने वाली इक्वेशन लिखते हो आप, 6CO2 प्लस 12H2O कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6, 6H2O प्लस 6O2, कितने CO2 और 12 क्या, अच्छा 12 वाटर क्यों, क्योंकि 12 वाटर से 12 NADPH2 बनेंगे, है ना? तो आप बताओ कि इस केल्विन साइकिल को आपको कितनी बार चलाना होगा? सही है। एक CO2 से 2 ATP यहां और 1 ATP, टोटल साइकिल में कितने ATP लगे, टोटल एक साइकिल में ATP कितने लगे, 3, एक साइकिल में। लेकिन आपको CO2 से इस साइकिल को कितनी बार चलाना है, ATP कितने, एक साइकिल में NADPH2 यहां पर कितने लगेंगे, क्योंकि आपके पास 1,3-DiPJ के मॉलिक्यूल कितने, तो 6 बार में। तो आप यहां बताओ, ये मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो इसको, C6H12O6 एक बन गया ग्लूकोज, लग गए 18, 12, यही तो पढ़ा था हमने कि डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 18 ATP और 12 NADPH2 लगते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो खड़े हो, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट हो तो लिख सकते हैं वो। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछता हूं एक मैं आपसे। हाँ देख, ग्लूकोज जो है ना, पहले ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च सीधा थोड़ी बन जाता है, बोल स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, स्टार्च बन जाएगा। यहाँ स्टार्च और सुक्रोज जो लिखा है, इसको मैं केल्विन साइकिल खत्म करते करते आपको बताता, आपको अभी बता देता हूँ। स्टार्च के ब्रैकेट में तो लिख लो स्टोर फॉर्म, स्टार्च के फॉर्म में लिख लो स्टोर फॉर्म, एक मिनट बता रहा हूं ना। और सुक्रोज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रांसलोकेशन फॉर्म। प्लांट बॉडी में फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है ना फ्लोएम से, वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, कि मतलब मीजोफिल सेल में जब फोटोसिंथेसिस से आप फूड बना रहे हो, अगर उसको आपने स्टोर करना है तो आप स्टार्च बनाओगे, और अगर ट्रांसलोकेट करना है तो आप सुक्रोज बनाओगे। अब इसका क्वेश्चन ये है कि ये बनने वाला जो एरो है इसमें CH2O जो है यही स्टार्च है, नहीं। आप बताओ, इससे पहले ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और फिर ग्लूकोज आगे जो है वो स्टार्च या फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। क्या क्वेश्चन क्या था?
अच्छा अच्छा, वो मेरे पास नीचे जगह नहीं थी है ना, वही एरो था। चले आगे भाई। अच्छा, उसका कहना था कि ये जो एरो आपने बनाया है वो एरो नीचे वाला ही है ना। बिल्कुल बच्चे, वही एरो, नीचे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए एरो यहां बना दिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत केल्विन साइकिल में? चलो एक दिक्कत वाली बात करते हैं। पेज नंबर 216 पे आओ, हेडिंग है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की सेकंड लाइन में लिखा है कि कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर द केल्विन साइकिल। फिर पेज नंबर 217 पे आओ, तो यहां क्या है, रीजनरेशन स्टेप में सेकंड लाइन के पहले शब्द में ही क्रूशियल शब्द है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि विच वन स्टेप इज मोस्ट क्रूशियल फॉर द केल्विन साइकिल? हाँ, एंड विच वन इज द क्रूशियल रीजन? मोस्ट क्रूशियल कौन? चाहे क्रूशियल पूछे चाहे मोस्ट क्रूशियल पूछे, आपका आंसर कार्बोक्सिलेशन होगा हमेशा। हाँ, ऐसे बोलो, जो मोस्ट क्रूशियल है वो क्रूशियल नहीं है, तो विच वन इज मोस्ट क्रूशियल? विच वन इज क्रूशियल फॉर द केल्विन साइकिल? हाँ, सीधा पूछे ना कि केल्विन साइकिल के लिए क्रूशियल कौन, केल्विन साइकिल के लिए मोस्ट क्रूशियल कौन। हाँ, फिर बच्चा कहता है यहां तो रीजनरेशन में भी क्रूशियल है, तो उसमें आना चाहिए कि विच वन स्टेप इज क्रूशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द साइकिल। अगर आप साइकिल को बार बार चलाना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, अगर आप साइकिल को बार बार चलाना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? तो पढ़ के देखो ना रीजनरेशन की पहली लाइन की, रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू बी अनइंटरप्टेड। विदाउट एनी इंटरप्शन अगर साइकिल को लगातार आप चलाना चाहते हैं, उसके लिए क्रूशियल कौन? समझे बात? पक्का? पेज पलटो फिर। 218 का पहला पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि केल्विन साइकिल में एटीपी का खर्चा ज्यादा होता है और NADPS2 का खर्चा कम होता है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस साथ में चलाया जाता है। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPS2 आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस और नो? अच्छे से? पक्का? और नीचे एनसीईआरटी ने आपको टेबल दे रखी है, टेबल आपको क्लियर है। 18 एटीपी लगते हैं और 12 NADPS2। केल्विन साइकिल में कोई डाउट हो तो बताओ। क्या बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चे उसका नाम है C4 साइकिल। बताइए, ये होता है इन C4 प्लांट्स। किसमें होता है? C4 प्लांट्स। जब आप पढ़ते हैं तो इनकी आपको एक स्पेशल एनाटॉमी पढ़नी है, क्रेन्स एनाटॉमी। ये जो क्रेन्स एनाटॉमी बताई गई है वो बताई गई है फॉर लीव्स। कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी में जब आप पढ़ते हो तो रूट, स्टेम और लीफ तीनों की पढ़ते हो। रूट, स्टेम और तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो। यस और नो? बिल्कुल। तो जब तीनों के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको यह समझना है कि तीनों के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम आपको क्रेन्स एनाटॉमी जो शब्द है वो पर्टिकुलर C4 प्लांट की लीफ के लिए बोलना है। लीफ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप बताते हैं सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं हम। और लीफ में दो एपिडर्मिस होती हैं। बोलो, एक को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और एक को बोलते हैं। एनसीईआरटी ने अपर को एडेक्सियल और लोअर को एबैक्सियल बोला है। तो बताइए कि ये कौन सी एपिडर्मिस है? अपर एपिडर्मिस। और ये कौन सी एपिडर्मिस है? लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच का टिश्यू जो होता है इसको क्या कहते हैं? मीजोफिल टिश्यू। इसको एनसीईआरटी एडेक्सियल भी लिखती है एनाटॉमी में, और इसको क्या लिखती है? एबैक्सियल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एडेक्सियल कौन, एबैक्सियल कौन? आप बताओ। सेंटर में वेन है, वेन में जाइलम फ्लोएम। सेंटर में कौन है? वेन में। सेंटर में कौन है? वेन में। यस और नो? यस और नो? अच्छे से? पक्का? अब यहां ध्यान दो कि भाई इस जाइलम और फ्लोएम को चारों तरफ से कवर करती हुई सेल्स कुछ बड़े साइज की हैं, कुछ बड़े साइज की सेल हैं चारों तरफ से कवर करती हुई सेल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये जो चारों तरफ से कवर करती हुई सेल्स हैं, सेल्स की एक लेयर है, इसको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और इसमें सेवरल लेयर्स हैं, सिंगल लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। इन सेल्स का नाम बंडल शीथ सेल्स इसके चारों तरफ पाई जाती हैं। बंडल शीथ सेल्स का साइज बड़ा है, सेवरल लेयर्स प्रेजेंट हैं, सीन लाइक एज द
शीत, रित, माला। गले में मोतियों की माला, मोती बड़े हैं, गले में मोतियों की, मोती बड़े हैं। गला, बोलो वेस्कुलर बंडल, और मोती बंडल शीथ सेल। और इसी रेत को, शीत को, कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्रेंज शब्द जो है इसको हम बोलेंगे माला, मोतियों की माला के लिए टर्म है ये क्या? क्रेंज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इस एनाटॉमी का नाम क्रेंज एनाटॉमी। और बंडल शीथ सेल्स के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को आप नाम दोगे मीजोफिल सेल्स। इन सेल्स को आप नाम क्या दोगे? मीजोफिल सेल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? These all cells are known as, these all cells are known as, सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? और आप बताइए, जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं उनमें मीजोफिल सेल की कंपेयर में क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं। तो बोलो बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्या है? एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ गया है, जिसमें से 2 बार तो इसी पे आ गया है कि C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। C4 जो होते हैं वो C3 से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं। 3 बार क्वेश्चन आया, 2 बार पीएमटी में, 1 बार एम्स में, एमसीक्यूज के अंदर लगातार 3 साल। पीएमटी, एम्स, फिर पीएमटी, ऐसे करके। ठीक है? और 2 बार आंसर गया मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एम्स में और पीएमटी के अंदर। तो इसका मतलब मोर एफिशिएंट, मतलब C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। क्वेश्चन क्रेंच देते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर मीजोफिल से ज्यादा होते हैं। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि जब हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है। तो C4 साइकिल बोलो 2 टाइप की सेल्स में चलता है। एक तो सेल्स होती हैं मीजोफिल, और दूसरी सेल्स होती हैं बंडल शीथ सेल्स। सही है? तो 2 टाइप की सेल्स हैं, बोलो। एक का नाम मीजोफिल सेल्स है और दूसरे का नाम बंडल शीथ सेल्स है। तो एक तो कौन सी सेल्स है? मीजोफिल, और दूसरी बंडल शीथ। बताइए, बंडल शीथ सेल्स की सेल वॉल थिक होती है कंपैरेटिवली मीजोफिल से? जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है। तो बोलो सेल वॉल थिक है किसकी? हाँ, पंगा ले लिया। कोई नहीं, चलो अब हाईलाइटर बार बार चलाना पड़ेगा बेटा। लिख ही देता है इसको तो। हंस रहे हो तुम मेरी हालत पे? नहीं, इतना देर क्लास में चुप नहीं रह सकता मैं। तो आप बताओ कि भाई जो सेल वॉल होती है ना बंडल शीथ सेल्स की, वो थोड़ी मोटी है। किसके कंपेयर में? अब मीजोफिल सेल्स की कंपेयर में अगर सेल वॉल कैसी है, तो बोलो गैसियस एक्सचेंज के लिए अच्छी नहीं है ये। सही है? तो एनसीईआरटी लिखती है इम्प्रीवियस टू द गैसियस एक्सचेंज। इम्प्रीवियस का मतलब यहाँ इम्परमिएबल है। क्या मतलब है? इम्परमिएबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो इनकी जो सेल वॉल है बंडल शीथ सेल्स की, इन सेल्स को मैं लिख रहा हूं मीजोफिल। यहां लिख देता हूं कि भाई ये सेल कौन सी है? मीजोफिल सेल है। और ये सेल कौन सी है? बंडल शीथ सेल है। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम जब बना है भाई साहब, एनसीईआरटी में जब ये डायग्राम बना है तो मीजोफिल ऊपर और बंडल शीथ नीचे है, क्योंकि एनसीईआरटी लैंडस्केप उस पे पोर्टेबल पे लिखी गई है ना, पोर्ट्रेट पे है। और मैं जो बना रहा हूँ वो लैंडस्केप पे बना रहा हूँ, इसलिए इधर मीजोफिल और इधर बंडल शीट। जो ऊपर मीजोफिल है वो इधर मीजोफिल है, और जो नीचे बंडल शीट है वो इधर बंडल शीट है।
एक्सचेंज के लिए कैसी है? इम्परमिएबल है। सही है। बंडल शीट कैसे? और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीट सेल्स में, किसमें? वो होते हैं ए ग्रेनल, मतलब ज्यादा नंबर हैं, ज्यादा नंबर हैं किसके? ज्यादा नंबर हैं किसके? किसके? और इसमें आप बताइए कि भाई अगर ज्यादा नंबर है क्लोरोप्लास्ट के, पवन आ ही गए क्या आप? चलो, ये कंटिन्यू चल रहा है, मैं पढ़ाऊं, मेरी वीडियो बनानी है क्या? मेरी नहीं बनानी? ये तो गलत बात हुई फिर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने डाल दिए फोटोज पे। तो क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल है और इधर कैसे हैं? ग्रेनल। ग्रेनल और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस समझ रहे हो आप? समझाया नहीं, कैसे समझ रहे हो? आप बताओ कि जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बच्चे, उनमें ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब हम ए ग्रेनल की बात करते हैं तो बोलो केवल स्ट्रोमा थाइलेकोइड होती हैं, केवल और केवल स्ट्रोमा थाइलेकोइड होती है, ग्रेना थाइलेकोइड नहीं होती। किसमें? सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। अब आप समझो इस बात को। बोलो अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ग्रेनल। तो आप बताओ ग्रेना थाइलेकोइड्स प्रेजेंट हैं, ग्रेना थाइलेकोइड भी हैं, और बिल्कुल अगर ऐसा है तो बोलो PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं। सही है। अगर ऐसा है तो इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रहे हैं। सही है। अगर ऐसा है तो एटीपी और NADPS2 दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा। सही है बात या नहीं? और ऑक्सीजन प्रोड्यूस, मतलब जो लाइट में कोड प्रेजेंट है। सही है। इसका मतलब ओनली PS1 प्रेजेंट है। सही है। इसका मतलब है बेटा, अच्छा अच्छा, ओनली साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब ओनली ATP फॉर्म हो रहा है बस। ठीक है। लेकिन मजे की बात एक और याद करो, पूछो क्या? कि बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम प्रेजेंट है, चलाता है, बनाता है। तो केल्विन साइकिल बंडल शीथ में चलता है। और केल्विन साइकिल चलने के लिए क्या क्या CO2 चाहिए। केल्विन साइकिल चलने के लिए, केल्विन साइकिल चलने के लिए, और बच्चे जब केल्विन साइकिल चलने में CO2 चाहिए तो आपको सिंपल बात ये समझनी है कि CO2 चलाने के लिए आपको बाहर से CO2 लानी पड़ेगी, नहीं आएगी। सेल वॉल जो है वो गैसेज एक्सचेंज के लिए ठीक नहीं है। तो बोलो CO2 मीजोफिल में आएगी। मीजोफिल सेल के अंदर CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर PEP प्रेजेंट है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन का। इसमें आकर एटमॉस्फेरिक जुड़ती है कौन? CO2। जब एटमॉस्फेरिक CO2 यहां आकर जुड़ेगी तो 4 कार्बन का एक एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर द C4 प्लांट्स और C4 साइकिल। C4 प्लांट्स और C4 साइकिल फर्स्ट एसिड। बोलो प्राइमरी।
कार्बोक्सिलेशन, है ना। अब मैंने जब फर्स्ट लिखा, इनिशियल लिखा, प्राइमरी लिखा, तो इस पे दो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहली बात कि जब मैं यहां से बाहर काउंटर पे जाता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपसे बात करनी है। मैं कहता हूं बताओ। वो कहते सबके सामने नहीं, रुक के करेंगे। तो अलग से एक बात मेरे सामने जो आई वो ये आई कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, हमें समझ बहुत अच्छा आता है, एनसीईआरटी हमारी क्लियर है, आप नोट्स नहीं बनवाते, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं भूल जाता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप भूलते नहीं है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो। बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नीट के लिए हमेशा एक रिवीजन प्लान होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। जब तक आपका रिवीजन प्लान सही नहीं होगा तब तक आप चीजों को एक ही बार पढ़ पाएंगे। और फर्स्ट टाइम में 100% एफिशिएंसी आएगी ऐसा जरूरी कभी भी नहीं है। इसलिए रिवीजन प्लान जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो आप। दूसरी बात, बच्चा काउंटर पे आया कि सर आपसे प्रॉब्लम नहीं है 1% भी, बस आप थोड़ा सा बड़ा लिख दिया करो। मैं उसी पे आ रहा हूं दोबारा कि मेरे को आदत है वहां से लेकर वहां तक पूरे बोर्ड पे पढ़ाने की। मैं डिजिटल पे पढ़ा रहा हूं और मैं अब C4 साइकिल को दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकता। अब तू सोच, मीजोफिल सेल तो मैं एक स्लाइड पे पढ़ाऊं और अगली स्लाइड पे मैं तेरे को बंडल शीथ सेल पढ़ाऊं, कैसा लगेगा? अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसी इतने स्पेस के अंदर सब कवर करना होता है। इसलिए मैं जहां मेरी हिम्मत होती है ना वहां मैं बड़ा ही लिखता हूं, और जहां मुझे लगता है कि यहाँ आएगा नहीं तो मैं वहां देखो पतले वाला पेन ले लेता हूं अपने आप ही, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर इतनी सारी बातें लिखनी है, मोटे पेन से तो कवर नहीं होंगी। तो ये मेरी भी मजबूरी है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपको एक ही स्लाइड पे पूरा मैटर मिले, वरना फिर टॉपिक की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा काम आप मेरे साथ मेरी हेल्प कर सकते हैं इस काम में। ठीक है, हाँ, सिंपल सी बात है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये फर्स्ट इनिशियल प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहता है मेरे पास ना एटमॉस्फेरिक CO2 वाला कार्बन है, मुझे ले चलो बंडल शीथ सेल में और मेरा कार्बन निकाल के ग्लूकोज बनाओ। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो परमिएबल नहीं होती, मेम्ब्रेन्स परमिएबल नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को एक ऐसे एसिड में कन्वर्ट करेंगे जो कि जा पाए, कहां पर? बंडल शीथ सेल्स में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनाते हैं ताकि मैलिक एसिड इजीली कहां जा पाए। और जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तो हाइड्रोजन यूज होते हैं, हाइड्रोजन यूज होते हैं, मतलब NADPH2 किसमें बदलता है? NADP में। आप बताइए कि भाई जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, या एस्पार्टिक एसिड में? मतलब ये हमेशा मैलिक एसिड बने ऐसा जरूरी नहीं है। आप बताओ, एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एक, और ये उन प्लांट्स में बनता है जिनमें नाइट्रोजन की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ये 7 लाइनें, ए प्लांट विच डज नॉट हैव फोटो रेस्पिरेशन लॉस। आंसर तो यहीं से होगा, C4 प्लांट, पहली लाइन से ही कि भाई फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो C4 प्लांट है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, बायोलॉजी में जिस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्शन ज्यादा होता है, क्वेश्चन जो बड़ा होता है, सबसे आसान वही होता है क्योंकि सारी जानकारी दे रखी है उसने। छोटे क्वेश्चन में ये होता है कि जानकारी कम होती है, आपको जानकारी जुटानी है। बड़े क्वेश्चन में ये होता है कि जानकारी सारी दी हुई है। और आप बताओ तो मैं आपको कि जो प्लांट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट प्रोटीन स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं तो उनको प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, और अमीनो एसिड बिना नाइट्रोजन के नहीं बनते। तो लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन ज्यादा यूज होती है, इसलिए उनको सिम्बायोसिस भी करना पड़ता है राइजोबियम के साथ, अगर आपने पढ़ा हो तो। पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, समझ रहे हैं। तो जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली चलता है उनके अंदर हमेशा, मतलब ज्यादातर एस्पार्टिक एसिड बनता है, हमेशा मैलिक एसिड बने ये जरूरी
मोस्ट ऑफ द प्लांट में मैलिक एसिड बनता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो किसको बनाते हैं, एस्पार्टिक एसिड को। और आप बताइए कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनने के प्रोसेस को ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। पूछो ये क्या होता है। मैं कहता हूं पेज नंबर 204 खोलो आप, 204। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? 204। जब आप पेज नंबर 204 खोलोगे ना बच्चे, तो 204 पे आपको दिखेगा ट्रांसएमिनेशन हेडिंग है, फेट ऑफ अमोनिया में नंबर 2 हेडिंग है रोमन में। ठीक है, तो अब मुझे बोलोगे सर यहां पढ़ा देना, अभी मत पढ़ाओ। हाँ, 204 नंबर पेज पे पढ़ाएंगे आपको ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। अभी के लिए ये याद कर लो कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे बढ़िया से। एनसीईआरटी पेज नंबर 219 पे आओ, ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है, पहली लाइन है, इट देन। इट यहां कौन है, बोलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, क्योंकि वो तो पार कर नहीं सकता मेम्ब्रेन को। लाइक मैलिक C4 प्लांट है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो फिर आप एस्पार्टिक एसिड बताइए। और अगर सीधा पूछा कि C4 प्लांट है और उसमें क्या बन रहा है, तो आप बताओ मैलिक एसिड बन रहा है। ठीक है बात या नहीं? अब ये जो मैलिक एसिड यहां बनेगा 4 कार्बन का, ये मैलिक एसिड कहां जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में कार्बन कितने का गया, किसके थ्रू गया, बोलो एक स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और जैसे मैंने ये पढ़ाया, बच्चा फिर काउंटर पे, सर प्लाज्मोडेस्माटा से तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी जा सकता था। मैंने कहा कैसे? कहता वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ही तो होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, फिर कैसे जाएगा ऑक्सैलो एसिड? बोला वो तो पोर है ना, पोर। मैंने कहा नहीं भाई, वो पोर नहीं है, पहले तो ये समझो आप। प्लाज्मोडेस्माटा का जो कंडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स होती हैं, जिनको ईआर टिब्यूल्स या डेस्मोटिब्यूल्स कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब प्लाज्मोडेस्माटा से कोई हर तरह का मटेरियल थोड़ी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मोडेस्माटा से भी सिलेक्टिव नेचर है, प्लाज्मोडेस्माटा का सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही जा पाते हैं। इसलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं जा पा रहा। कौन जा पा रहा है, मैलिक एसिड। कहां पर आ गया, हाँ, अब बंडल शीथ सेल्स में मैलिक एसिड जब आया, तो मैलिक एसिड बच्चों टूटेगा एक दूसरे एसिड, बोलो पाइरुविक एसिड में। और आप बताओ पाइरुविक एसिड में कार्बन होते हैं 3, कितने मैलिक एसिड में? तो यहां से एक तो निकल गया, कौन निकल गया? और साथ ही बताओ कि जो मैलिक एसिड बनते टाइम आपने हाइड्रोजन यूज किए थे ना, ये मैलिक एसिड बनते टाइम हाइड्रोजन यूज किए थे ना, किए थे ना, वो हाइड्रोजन निकल गए और NaDPS2 बन गया। ठीक है, तो बताओ मैलिक एसिड से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बोलो डी कार्बोक्सी। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन मैलिक एसिड से हाइड्रोजन भी तो निकल रहे हैं, तभी तो NADP में जुड़कर NADPS2 बन रहा है। और हाइड्रोजन का निकलना, तो बताओ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड से कन्वर्जन किसका, मैलिक एसिड से कन्वर्जन किसका, हाँ, तो हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी, हाँ या ना? और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आप बताओगे कि मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? आप बताओ, ये CO2 और NADPS2 केल्विन साइकिल में काम आएंगे, ATP ये खुद बनाता ही है। नहीं समझे ना? हाँ, समझना भी है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, यहां तो कोई दिक्कत? अब एक बात और सीख लो, यहां जब आकर CO2 जुड़ेगा ना, तो बोलो सेकंड, बोलो फाइनल। अरे हाँ, फाइनल या सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। याद करो आप, इनिशियल उधर,
इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल बाय पेप्केज एंजाइम। और फाइनल नहीं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल बाय रोबिस्को एंजाइम, ऐसे बोलना है। और पता है नीट में ना क्वेश्चन सीक्वेंस के भी आते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस बोलो, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, देन कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन स्टेप्स। या बताओ कि भाई केमिकल रिएक्शन में सही करेक्ट सीक्वेंस क्या है। वो लिखे कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, एक ऑप्शन गलत। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, 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 डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। और इनिशियल फाइनल याद करने हैं, फर्स्ट सेकंड याद करने हैं, प्राइमरी सेकंड। पेज नंबर 221 एनसीईआरटी का, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ आप। 221 नंबर पेज पे पहला ही क्वेश्चन है टेबल का कि सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल। बताइए केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में तो होता है मीजोफिल सेल्स में, लेकिन C4 प्लांट्स में होता है बंडल शीथ सेल्स में, बिकॉज रिबुस्को एंजाइम प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में C3 में मीजोफिल, C4 में बंडल शीथ आएगा, हाँ या ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर्स। C3 में भी मीजोफिल और C4 में भी। अगर आपसे इनिशियल कार्बोक्सिलेशन पूछा है तो फाइनल भी तो पूछ सकता है। भाई तू नहा के आ जाता, इतना दुखी हो रहा है अब। सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके आता तो मजा आता है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को भी। हाँ आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलेशन हो रहा है फिर वो तो देख, पेपर बनाने वाला जो होगा ना एग्जामिनर, वो बायोलॉजी का होगा, पहले तो ये समझ, ठीक है। वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा, समझ रहे हैं। और बायोलॉजी सिर्फ दो ही शब्दों का खेल है, पूछो क्या। एक तो फैक्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो और दूसरा कॉन्सेप्ट। फैक्ट पैदा हुए इवोल्यूशन के साथ, ऐसा ही होता तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मोर करेक्ट में ये कह रहा है कि अगर लिखा हुआ आ जाए कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, और एक ऑप्शन आए प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे ही नहीं, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, ठीक है, क्योंकि पेपर बनाने वाला हाँ बायोलॉजी का ही होगा, सच बात है ये, ठीक है बात या नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी। बढ़ू मैं आगे, अरे हाँ ना तो बताओ। हाँ तो आगे देखो। अब बताओ कि जो पायरुविक एसिड है ना वो फिर से किस में आएगा। हाँ ब मीजोफिल नहीं, जल्दबाजी में गड़बड़ कर गए, नहीं बोलो पायरुविक एसिड अब किस में आ गया, मीजोफिल सेल्स में। किसके थ्रू आ गया, प्लाज्मोडेस्माटा के, किसके थ्रू आ गया, सही है बात। और फिर आप बताओ कि जो पायरुविक एसिड है ना बच्चे, वो किस में बदलेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में रीजनरेशन होगा। बोलो एक एंजाइम काम करेगा PPD के, बोलो पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। एक बात याद कर लो, बोलो काइनेज एंजाइम लिखा हो ना, काइनेज, तो आप समझना एटीपी खर्च हो रहा है। काइनेज एंजाइम लिखा हो ना, काइनेज, तो आप समझना कि, और यहां तो बोलो डाइकाइनेज है, तो बोलो 2 एटीपी खर्च हो रहे हैं यहां तो 2 एटीपी के बराबर एनर्जी खर्च हो रही है, क्या बोलोगे, ठीक है बात या नहीं। साइकिल शुरू कहां से किया, खत्म कहां किया। आप बताओ, ये जो साइकिल है ना इसको C4 साइकिल कहते हैं। और कल वाले लेक्चर में देखो मैंने कहा था C4 साइकिल मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों में पूरा होता है, लेकिन केल्विन साइकिल केवल बंडल शीथ में होता है ना। यस और नो, अच्छे से
बढ़े आगे, यहां तो कोई दिक्कत, कोई बात जो लगे समझ नहीं आई? पक्का ना? हाँ बेटा, वो तो मैंने कल भी कहा था, नंबर गेम में मत जाना। नहीं बन रहा है ना, पूछ कैसे। बोल, पेप्केज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम में से ज्यादा फास्ट कौन है? पेप्केज। रुबिस्को इज स्लो एंजाइम। बोलो ऐसे, आलसी। जब तक वो एक बार काम करेगा ये 10 बार काम कर देगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 142 खोलो आप। क्या बोल दिया मैंने? चलो खोलो खोलो, एक बार तो खोलो। वैसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे ये, है ना। 142 बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, सही है। अब पेज नंबर 146 पे आओ आप। 148 या 146 होगा, 148 है, 148 है। मैं क्या आज नई एनसीईआरटी पढ़ रहा था, होच पोच हो गया काम। तो 148 पे देखो आप, लास्ट की पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, कि रुबिस्को बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट इन, पूछो क्यों, पूरे बायोस्फीयर में इतना ज्यादा क्यों? बोलो आप बताओ कि रुबिस्को एक एंजाइम है, एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, और रुबिस्को एक स्लो एंजाइम है, और हमें पता है कि हम इसका आलस तो दूर नहीं कर सकते, तो हमने इसके नंबर ही बढ़ा दिए कि भाई फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली चलता रहे, इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ है। कौन? क्योंकि एक स्लो एंजाइम है। तो बताओ जब तक ये काम करेगा तब तक तो पेप्टेज पता नहीं कितनी बार काम कर देगा, उसका केएम कम और इसका केएम, तो क्वालिटी में अच्छा कौन? पेप्टेज। तो नंबर गेम तो आना ही नहीं है, मैंने पहले भी ये बात समझाई थी आपको, है ना। वो तो एक केल्विन साइकिल के लिए काउंट करवा दिया कि एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में इतना एनएडीपीएस स्टोर ये सब लग रहा है। थैंक यू तो बोल। हाँ आगे बढ़े भाई। हाँ यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 219 पे आओ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी में क्या है। हाँ एग्जाम में तो यही डायग्राम आएगा ना, तो ये डायग्राम बच्चे को समझ आना जरूरी है, नहीं क्या? अब आप देखो कि मीजोफिल सेल है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर ऐड हो रही है, कार्बोनेट आयन बन रहे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। यहां लिखा है फिक्सेशन, इसको आप इनिशियल कार्बोक्सिलेशन लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में है ये, और मेंशन कर लो कि पेज नंबर 221 का सेकंड क्वेश्चन, ताकि आपको आंसर देने में दिक्कत ना आए। फिक्सेशन जो है ना, इसको क्या कर लोगे? इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। क्या? अब इसमें क्या होगा कि इसमें लिख लो पेज नंबर 221 का सेकंड क्वेश्चन, और उसका आंसर भी हो गया आपके पास कि मीजोफिल सेल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है। सही है, आगे बढ़ो। फिर बना C4 एसिड। अच्छा ये C4 एसिड कौन? फिर वो ट्रांसपोर्ट हो गया, एनसीईआरटी देखो आप तो बस, क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर देखो बंडल शीट सेल में भी C4 एसिड है। बोलो ये है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एफिशिएंटली वर्क करने वाले प्लांट होंगे तो एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। तो मैलिक एसिड, और फिर इसका क्या हुआ? देखो आगे डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन मैंने सही बताया कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फिर उससे बना C3 एसिड, बोलो वो पाइरुविक एसिड है। और वहां से क्या निकल रही है? देखो केल्विन साइकिल को चला रही है बंडल शीट सेल्स में। फिर ये C3 एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट हो गया मीजोफिल सेल में ऊपर की तरफ, फिर से C3 एसिड है, और C3 एसिड मतलब कौन है? पाइरुविक एसिड। और फिर वो C3 एसिड रीजनरेशन स्टेप से कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? PPDK की प्रेजेंस में फिर से PEP को बना देता है। हाँ या ना? आप बताओ कि अगर मैं ग्लूकोज बनाने की बात करूं तो यहां ATP कितने खर्च होते हैं? 18, और NADPS2। लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए इसको 6 बार चलाना पड़ेगा, तभी 18 और 12 NADPS2 बनेंगे। ऐसे अगर इसको भी मैं 6 बार चलाता हूं तो एक बार में ATP, तो 6 बार में। तो जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई टोटल C4 प्लांट्स में ना, बोलो इन C4 प्लांट्स 30 ATP लगते हैं और 12 NADPS2। 30 ATP क्यों? बोलो 18 + 12 करके, है ना। तो बताओ C4 प्लांट में ग्लूकोज फॉर्मेशन में ATP कम लगेगा या ज्यादा? हाँ, ATP कम लगेगा या ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा खर्चा किसका? कम खर्चा किसका? ज्यादा खर्चा किसका?
कम खर्चा किसका? अच्छे कौन? C4। बच्चा कहता है उसका तो खर्चा ज्यादा है। बोलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, खर्चा वो कौन सा किसी से करवा रहा है, खुद ही तो कर रहा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से अपने एटीपी तो खुद ही बनाता है वो। अगर वो सेल के एटीपी खर्च करता ज्यादा तो फिर हम उसको मानते कि यार बेकार है वो तो अपना एटीपी खुद बना रहा है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? भाई कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, पैसा कमाना शुरू कर दोगे और खर्चा करोगे, तो कोई आपसे कहेगा तू इतना क्यों खर्च रहा है, तो कहता भाई मैं मेरा कमा रहा हूं, तेरा थोड़ी खर्च रहा हूं। तो ऐसे C4 से बोलो यार तू तो ज्यादा एटीपी खर्च करता है, तो कहता तेरे सेल के लिए क्या, मैंने तो खुद बनाया ना मेरे लाइट रिएक्शन से। सही है बात या नहीं? क्या करूं? पीछे कर दूं? कर दी मैंने। और बता। NaDPS2 12। बेटा ये यूज हुआ है ना यहां पर, ये निकल भी तो गया, ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत किसी को भी? देखो बात उनके साथ हो रही है जो पढ़ रहे हैं। हाँ सही तो कह रहा हूं। चलो बोलो C4 प्लांट्स एडवांस हैं, तो C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट्स। कि C4 प्लांट C3 से क्या है? पूछो क्यों? बोलो C4 प्लांट जो होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट प्लांट होते हैं बच्चे। ये हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट कर जाते हैं, कौन से एंजाइम की वजह से? बोलो पीपीडी के एंजाइम जो होता है वो लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? पीपीडी के एंजाइम लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है। क्या है? तो ये काम ही हाई टेम्परेचर पे अच्छा करता है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 221 खोलो, बातें एनसीईआरटी की पढ़ेंगे। यहां सेकंड लास्ट क्वेश्चन है टेबल का, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फोर्थ कॉलम में ऑप्शन दिए गए हैं 20 से 25, 30 से 40, अबव 40। तो C3 प्लांट में लिखो 20 से 25 और C4 में लिखो 30 से। बच्चा बाहर काउंटर पे आता है सर अबव 40। मैं कहता हूं एंजाइम्स का डीनेचुरेशन। इसलिए C3 के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना, और C4 के लिए, C3 के लिए, C4 के लिए। क्लियर है बात? हाँ या ना? अच्छे से। चलो पहली बात तो ये होगी कि भाई C3 के कंपेयर में C4 के जो प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा बोलो, बोलो इन ये ड्राई कंडीशन में सरवाइव करते हैं। बोलो ड्राई कंडीशंस में भी ये टॉलरेट करते हैं। पूछो क्यों? बोलो वाटर लॉस। बोलो वाटर लॉस लेस। वाटर लॉस लेस मतलब ट्रांसपिरेशन कम एज कंपेयर टू C3। जैसे मैं समझाता हूं आपको, आप बताओ एक प्लांट है C3 प्लांट, एक प्लांट है C4 प्लांट। दोनों को हमने क्या किया, 50-50 CO2 दी कि भाई इनको फिक्स करो, ग्लूकोज बनाओ। 50 CO2 किसको दिए? किसको दिए? C3 प्लांट को। और 50 ही किसको CO2 दिए? और कहा कि भाई इसको क्या करो। अब क्या हुआ कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो दिन में करता है या रात में? वेरी गुड। दिन में क्या होती है? लाइट होती है, तो स्टोमेटा खुलते हैं जिनसे CO2 अंदर आएगी। लेकिन उसी स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में ड्यूरिंग डे टाइम। तो जब ये स्टोमेटा खोलता है ना C3 प्लांट, तो आप बताओ, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसा मैं काउंट करके नहीं आया हूं। मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं काउंट करके एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि जब इसको मैंने 50 क्या दिए, क्या दिए किसको? हाँ, तो 50 CO2 देने के बाद इसने जब उसको फिक्स किया तो 200 वाटर का लॉस कर दिया ट्रांसपिरेशन से। लेकिन लगभग एनसीईआरटी खोलो पेज नंबर 189, बातें सारी एनसीईआरटी की 189।
ये पुरानी एनसीईआरटी में होगा, नई एनसीईआरटी में नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है ही नहीं ना, और ये बच्ची के पास नई एनसीईआरटी है तो उसमें है ही नहीं, है ना। चलो, यहां एक हेडिंग है 189 पे, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्रोमाइज। इस टॉपिक का सबसे लास्ट पैराग्राफ और लास्ट की 3 लाइनें, C4 plants are twice efficient as C3 plants in terms of, however, साथ बताओ कि जो C4 प्लांट होते हैं ना, ये हाई लाइट इंटेंसिटीज, बोलो ऐसे, पे भी टॉलरेट करते हैं। पूछो क्यों? बोलो बी। नहीं बस इसको, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है? प्रोडक्शन कम कर देता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस का जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्या करवा देता है? प्रोडक्शन लॉस करवाता है। अब आप बताओ कि अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? क्या C4 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटीज पर फोटो रेस्पिरेशन होता है? नहीं होता। क्या C3 में हो जाता है? अगर स्टेटमेंट आए कि इन C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ऑलवेज, नहीं नहीं, कंडीशन बतानी पड़ेगी कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटीज पर होता है। कब होता है? कब होता है? हाँ, तो फोटो रेस्पिरेशन बोलो ऐसे, इन विच प्लांट्स अकर्स एट, हाँ, इसका मतलब ऑप्टिमम लाइट पे तो मस्त चलता है फोटोसिंथेसिस। तो फिर उसका प्रोडक्शन का क्या होता है? ऐसा C4 के साथ, चाहे लाइट ऑप्टिमम हो और चाहे, इसलिए C4 प्लांट को बेटर मानते हैं। चले आगे। अब बताओ सर, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में क्यों नहीं होता? पूछ में से। उसके लिए पहले फोटो रेस्पिरेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, उस पे बात करते हैं। क्या बेटा है? बेटा ये तो मैं छूटा नहीं है, ये छोड़ा है मैंने। अगर मैंने छोड़ना होता ना तो मैं यहीं छोड़ देता, है ना। मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा इसको भी, थोड़ा वेट कर बस तो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फिर, देखो ये अच्छी बात है वैसे, है ना, शाबाश बेटा। तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हो आप, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और क्या पहले एनसीईआरटी पे इतना फोकस करते थे? नहीं करते थे। जगदीप सर आए, एनसीईआरटी पढ़ाई, अब हमें लगता है कि पढ़नी एनसीईआरटी है, और धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद इसकी आदत हो जाएगी आपको। बायोलॉजी मतलब, हाँ, और फिर मेरे को याद करोगे आप जब पेपर पूरा कहां से आ जाएगा। सही है बात या नहीं? चलो, फिर भी डराने के लिए बोल दिया जाता है, अगर बाहर से आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ भाई कितने आएंगे, बाकी तो 98 बिगाड़े या 2 बिगाड़े? 2 बिगड़ जाए कोई बात नहीं, 98 ना बिगड़े। तो फोटो रेस्पिरेशन मतलब, बोलो ग्लाइकोलेट साइकिल या बोलो C2 साइकिल। एक मजे की बात बताता हूं, पूछो क्या होता? पता है क्या है? क्लास का टाइम अभी नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग बताओ। 1 घंटे 15 मिनट की है। 1 मिनट, 9:30 पे क्लास खत्म होनी है अपने। अच्छा, 25 पे खत्म होनी है। चलो सुनो मेरे से आप मेरी बात। C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल। बोलो C3 साइकिल होता है, C3 प्लांट भी होता है, C4 साइकिल होता है, C4 प्लांट भी होता है।
C2 साइकिल होता है। हाँ, क्योंकि C2 साइकिल नाम है फोटो रेस्पिरेशन का, और ये C3 प्लांट्स में होता है। तो C2 साइकिल अकर्स इन C3। हाँ, वो बच्चा कहता है C2 साइकिल C2 प्लांट। सर C2 प्लांट कौन सा होता है? बोलो C2 प्लांट होता ही नहीं है। प्लांट होता है C3, उसमें होता है C2 एट हाई लाइट इंटेंसिटीज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताएं, एक ना एंजाइम है, एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? क्या नाम है? रूबिस्को एंजाइम है। सही है। जब रूबिस्को एंजाइम की हम बात करते हैं तो आप बताइए, रूबिस्को एंजाइम CO2 को जोड़ता है या O2 को? नहीं नहीं, एक टाइम में कोई एक जोड़ सकता है दोनों को। दोनों एक साथ या कौन जुड़ेगा? या कौन जुड़ेगा? किस पे डिपेंड करता है? हाँ बोलो, अगर CO2 ज्यादा तो कौन जुड़ा? O2 ज्यादा तो कौन जुड़ा? तो बच्चा काउंटर पे आके पता क्या कहता है? सर दोनों बराबर हो तो मैं कहता हूं CO2। बताओ, रूबिस्को एंजाइम शो मोर एफिनिटी फॉर द CO2, इसलिए एंजाइम का नाम राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सी, इसका मतलब कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को प्रायोरिटी है। पहले कौन जुड़ेगा? हाँ, CO2 जुड़ेगा। समझ पाए हैं बात? ऊपर से गया, पता ही नहीं चला क्या पढ़ा रहे हैं सर। और मजे की बात बताता हूं, बोलो अगर तो जुड़ जाए कौन, तो सीधा केल्विन साइकिल चलता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा। सही है। और अगर जुड़ जाए कौन, तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। हालांकि फोटो रेस्पिरेशन होने के बाद भी चलेगा क्या? हाँ, केल्विन साइकिल, लेकिन प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। पूछो कैसे? कल आना पड़ेगा ना इसके लिए, यहीं से शुरू करेंगे अपने। अच्छा परसों? हाँ, कल तो तुम्हारा टेस्ट है। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, आपको बढ़िया से करना।